हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर से यहाँ पे लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो चलो पढ़ते हैं व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे चेंज इन हीट जो होगा वो जीरो होगा, यानी जो प्रोसेस होने से पहले हीट थी उतनी हीट प्रोसेस होने के बाद भी रहेगी। ओके, यानी चेंज इन हीट नहीं होगा। किससे चेंज इन हीट नहीं होगा? तो जो सिस्टम है उसका चेंज इन हीट नहीं होगा, यानी सिस्टम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगी। किससे? एनवायरनमेंट से। ओके, तो एनवायरनमेंट से कुछ भी उसको एक्सचेंज नहीं करना है। अगर एक्सचेंज नहीं करना है तो दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है जब ये पॉसिबल हो सकता है। पहली बात ये कि ये जो सारी उसकी वॉल्स है उसको आप इंसुलेटिंग कर दीजिए। तो अगर आप उसको इंसुलेटिंग कर देते हो तो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होगी। ये इंसुलेटर किसका? हीट का इंसुलेटर होना चाहिए, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अब दूसरी और कौन सी चीज़ हो सकती है जब चेंज इन हीट जीरो हो सकता है? तो ऐसा कर दो कि इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर दो। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दो। बहुत ज़्यादा फास्ट करने की वजह से क्या होगा कि इसको जो हीट है वो एक्सचेंज करने के लिए कुछ टाइम लगता है ना, तो आप अगर उसको टाइम नहीं दोगे तो वो हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। बहुत ही फास्ट कर दो, उसको सडन कर दो। तो एकदम से जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बस्टिंग ऑफ टायर। अगर आप टायर को बस्ट कर रहे हो या तो फिर टायर अपने आप बस्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये अल्ट्रा फास्ट है, बहुत ही सडन है। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हीट को एक्सचेंज होने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओके, दूसरा अगर कोई एग्जांपल देना है तो आप प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो भाई जब साउंड प्रोपगेट होता है तो वो भी एकदम फास्ट प्रोसेस है ना, सडन प्रोसेस है। तो इसकी वजह से वो भी क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब ये न्यूटन ने, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, न्यूटन ने बताया था कि भाई आइसोथर्मल है, स्लो प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका जो स्पीड का फॉर्मूला था उसमें उसने वैल्यूज डाली तो वो गलत हो गया। 280 मीटर पर सेकंड आया था अप्रॉक्स। तो लैपलास आया, लैपलास ने बताया कि नहीं भाई, ये जो प्रोसेस है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जब साउंड ट्रैवल करता है तो जो क्रिएट होती है तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, यानी वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो उसने क्या किया, उसने वो जो फॉर्मूला था स्पीड का उसमें एडियाबैटिक इलास्टिसिटी उसने इस्तेमाल की यहाँ पे। ठीक है, तो ये गैमा था यहाँ पे, तो इसने क्या किया, गैमा पी ये इस्तेमाल किया, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी उसने इस्तेमाल की। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की जगह पे क्या डाल दिया? गैमा पी। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इस्तेमाल करने के बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारा 330 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी करेक्ट था। तो प्रैक्टिकल वैल्यूज और ये जो थियोरेटिकल वैल्यूज है दोनों मैच कर गई, तो जो लैपलास था उसका कहना सच हो गया। तो ये थी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका अगर हम इक्वेशन लिखना चाहे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो इक्वेशन इसका आएगा दोस्तों, इसका इक्वेशन कुछ अलग आता है। जैसे PV इज इक्वल टू NRT था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो इक्वेशन इसके लिए वैलिड नहीं है। इसके लिए PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है इसके लिए इक्वेशन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे गैमा क्या है? गैमा इज स्पेसिफिक हीट रेशो, जो कि यहाँ पे था वही स्पेसिफिक हीट रेशो। और ये जो स्पेसिफिक हीट रेशो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से जो रेशो होता है वो होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा Cp/Cv, और वो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखना। मोनो एटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक हो, किसी के लिए भी जो गैमा होता है स्पेसिफिक हीट का रेशो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो इसका अगर मुझे इंडिकेटर डायग्राम निकालना है तो अगर मैं इंडिकेटर डायग्राम निकालता हूं, यानी कर्व निकालता हूं, किसका? प्रेशर का वॉल्यूम से, तो PV डायग्राम हमें निकालनी है इसकी। तो कैसे निकलेगी? देखो यहां से क्या दिख रहा है आपको, P, ये अभी गैमा जो है वो गैमा पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है। तो ये दोनों टर्म हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट K है तो K/V टू द पावर गैमा। तो ये क्या हो गया? P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी V अगर इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर ऐसे आपको एरो दिया है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है,
तो ये जो 1 to 2 प्रोसेस है ये क्या होगी, एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हम इसको बोल सकते हैं। और यही अगर एरो उल्टा दिखाया है तो क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो था पीवी डायग्राम। अब कई बार आपको एग्जाम में जब जेडब्ल्यू नीट का हम एग्जाम देते हैं तो कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, जैसे पीटी ग्राफ बताओ, इसका एडियाबेटिक एक्सपांशन का पीटी ग्राफ बताओ, या तो फिर वीटी ग्राफ बताओ। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अगर मुझे टीवी ग्राफ निकालना है, यानी टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ मुझे निकालना है, डायग्राम निकालनी है, तो मुझे इसको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हीट जो है ना, हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, याद रखना। टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो ये कैसे वेरी कर रहा है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन था पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के है, मान के चलते हैं। चलो अब ये आइडियल गैस इक्वेशन हम सबको पता है, जो हम यहां पे लिख देते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल, 1 मोल है तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे मुझे पी को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करता हूं, पी का फॉर्मूला बना लेता हूं। पी का फॉर्मूला आएगा आर टी बाई वी, बस इसको यहां पे पुटअप कर दूंगा। तो ये हो गया आर टी बाई वी, वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के। यहां से वी टी की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1, तो ये आर टी वी टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू के। आर को मैं उधर भेज देता हूं, तो टी वी टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू के बाय आर इज इक्वल टू, ये हमें एक नया कांस्टेंट मिला K1। क्या होगा वो, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, आर भी तो कांस्टेंट है, तो K डिवाइडेड बाय आर हो गया आपका K1। तो टी वी टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये मुझे एक नया रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन किसका है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। और इस रिलेशन से क्या चीज हमें समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम, ये गैमा जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 होगा तो ये जो गैमा -1 है उसकी भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आएगी तो फिर जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो भी कैसे हो जाएंगे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे कि ये हो रहा था इधर, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर मैं ग्राफ निकालता हूं इनका, अगर मैं ग्राफ निकालता हूं T वर्सेस V का, अगर मैं ग्राफ निकालता हूं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो T और V ये यहाँ पे, तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखो, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब गैस एक्सपांड करेगी, जब गैस एक्सपांड करेगी, इसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक एक्सपांशन। और यही एरो अगर आपने उल्टा दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। देखो एक्सपांड हो रही है गैस यहां से यहां पे, तो जब एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर तो फॉल कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब गैस एक्सपांड करेगी एडियाबेटिकली तो टेम्परेचर फॉल करेगा। अब देखो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर टायर बर्स्ट हो रहा है, टायर जब बर्स्ट होता है तो वहां पे एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि वो सडन है ना, सडन है यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो वो जब टायर बर्स्ट करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांशन है और एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। तो इसलिए गर्मियों के मौसम में जब भी अगर आपने सपोज वो जो वॉल है टायर का, उसको अगर ओपन कर दिया तो एकदम से हवा निकलने लगती है बीच में से, है ना, तो वो भी क्या है, वो एक that is also adiabatic expansion. So because of this adiabatic expansion we feel that air cold, तो वहां पे टेम्परेचर फॉल करता है तो हमें एयर क्या लगती है, बड़ी ही ठंडी लगती है। ओके, तो ये आप करके देख सकते हो, लाइव एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हमें ये रिलेशनशिप आ गया। अब हम थर्ड रिलेशनशिप देखेंगे, तो उसी फॉर्मूले को लेते हैं, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के, यही से स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, अब हमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखना है, इसलिए वॉल्यूम को रिप्लेस करना है। तो जो फॉर्मूला है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी, वहां से हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर का
रिलेशन मिलेगा। तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लिया, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो पी आर टी बाई पी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखो पी, ये आर का पावर हो जाएगा गैमा, सॉरी हाँ आर का पावर क्या हो जाएगा गैमा, टी का पावर भी क्या हो जाएगा गैमा, और पी का पावर क्या होगा तो माइनस गैमा। क्यों? क्योंकि ये नीचे था, ऊपर आया तो माइनस गैमा इज इक्वल टू के। अब पी की पावर पास में ले लो, तो इसकी माइनस गैमा है, इसकी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड होगी, तो पावर 1 माइनस गैमा हो गया। यहाँ पे आर टू द पावर गैमा और टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस गैमा टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के बाय आर टू द पावर गैमा। अब देखो ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको बोल देता हूँ K1। तो मुझे रिलेशनशिप मिल गई। क्या रिलेशनशिप है? P टू द पावर 1 माइनस गैमा T टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस क्या करनी है आपको कि गैमा जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो गैमा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये जो पावर है ये पॉजिटिव है, तो टी पॉजिटिव है। ओके, अब ये 1 माइनस गैमा है, गैमा अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब 1 माइनस गैमा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। माइनस आएगी तो पी कहां पे जाएगा? पी की पावर अगर माइनस है, इसका मतलब इस रिलेशनशिप को आप ऐसे दिखा सकते हो, तो टी टू द पावर गैमा अपॉन पी टू द पावर, देखो ये जो पावर है ये नीचे जाएगी तो क्या होगी? पी टू द पावर गैमा माइनस 1। अब ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर गैमा माइनस 1। ये रिलेशनशिप आएगा। ये रिलेशनशिप आपको फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ ग्राफ निकालने के लिए बताया, ये वाला इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इससे हमें क्या पता चल रहा है? टी टू द पावर गैमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर गैमा माइनस 1, और इसका भी पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो दोस्तों हमें यहां से समझ में आया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। याद रखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, या तो फिर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना। तो जब प्रेशर कब बढ़ेगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, तो तब उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो उसका अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कैसे आएगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। देखो मैं इसका ग्राफ निकालता हूं यहां पे, तो ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, यानी हमें पता है डायरेक्टली का ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन दोस्तों ये ग्राफ कुछ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर्स, देखो पावर अलग अलग है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस को आप हमेशा कर्व से दिखाओगे, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, तो ये ऐसे आ गया सपोज। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये इसको ऐसे दिखाया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने अभी अभी ग्राफ निकाला, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? कंप्रेशन में बढ़ेगा, है ना, और प्रेशर भी कब बढ़ेगा? कंप्रेशन में। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो सारी इंडिकेटर डायग्राम्स है वो हमने निकाल ली है। पीवी ग्राफ भी निकाल लिया, पीटी भी निकाल लिया, और टीवी भी निकाल लिया। ये ऐसे जो ग्राफ्स है ये जेईई नीट के जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बार बार आएंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ। चलो ठीक है। ओके, डन। अब इंडिकेटर डायग्राम हमारा हो चुका है, उसके बाद में देखेंगे स्लोप। तो आपको उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप होता है, देखो अभी ये इंडिकेटर डायग्राम था हमारा पीवी का, तो स्लोप क्या होता है? तो स्लोप जब भी हम ग्राफ का निकालते हैं तो वो होता है y2 माइनस y1, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी dp बाय dv यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस पे p है और x एक्सिस पे v है, तो dp बाय dv ये आपको निकालना है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? तो आप जो एडियाबैटिक प्रोसेस है
उसका इक्वेशन पीवी टू द पावर गैमा हमारे पास है, और वो है इक्वल्स टू कांस्टेंट या तो फिर के बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डीपी और डीवी दोनों मिल जाएंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो ये क्या हुआ, डिफरेंशिएट करने के बाद तो यूवी रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, और साथ में अगर आपको चाहिए तो टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को वेरिएबल कंसिडर करेंगे, तो यूवी रूल यहाँ पे डिफरेंशिएशन का लगेगा। यूवी रूल कैसे लगेगा, तो ये प्रेशर और डिफरेंशिएशन लगेगा इसको। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा, देखो एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे ये वी टू द पावर गैमा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, गैमा वी टू द पावर गैमा माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला हमने वहां पे इस्तेमाल कर लिया। प्लस सॉरी, अब यहां पे और बाकी है, ये तो वॉल्यूम का हुआ, ओके। तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन बाकी है, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ ना, ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ गैमा के फॉर्म में, और ये जो वॉल्यूम है ये तो वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डीवी। प्लस अभी क्या करना है हमें, अब इसको ये जो v है इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी v टू द पावर गैमा इसको कांस्टेंट रखेंगे, और डिफरेंशिएशन लगाएंगे p को। तो डिफरेंशिएशन p का कितना आएगा, dp। जैसे v का डिफरेंशिएशन v dv, वैसे p का डिफरेंशिएशन dp। तो इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ओके। अब हमें क्या चाहिए, dp बाय dv चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को उधर भेज देंगे। तो हमें मिला यहाँ पे गैमा p v टू द पावर गैमा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस v टू द पावर गैमा dp। तो ये टर्म उधर चली गई। अभी आपको dp बाय dv चाहिए, तो ये इधर चला गया, तो ये हो गया dp बाय dv इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा, तो माइनस में आगे लिख देता हूँ गैमा, और ये हो गया p बाय, देखो p बाय v टू द पावर गैमा, और ये v टू द पावर गैमा माइनस 1। तो ये dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गैमा p। अब ये देखो ये क्या है, ये v गैमा अगर ऊपर गया तो माइनस गैमा होगा, तो v टू द पावर माइनस गैमा। तो ये जो पावर है वो क्या होगी, गैमा माइनस 1 माइनस गैमा। तो गैमा 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 माइनस गैमा 0 हो गया, और ये पावर है माइनस 1। ये माइनस 1 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v। तो इसकी पावर v टू द पावर माइनस 1 थी, नीचे गया तो प्लस 1। तो ये आया आपका स्लोप। ये जो स्लोप है इसको आप ऑब्जर्व करो, तो आपको कुछ चीज है जो नजर आएगी यहाँ पे, dp बाई dv इज इक्वल टू, देखो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो गैमा इन ब्रैकेट माइनस p बाय v, ओके। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, अलग से लिख दिया। ये जो है ना दोस्तों, ये स्लोप किसका है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप है। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था, तो ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है, ठीक है, dp बाय dv। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, वो गैमा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो कम होता है और एडियाबेटिक का ज्यादा होता है, क्योंकि गैमा इज ग्रेटर देन 1 है। आया समझ में? तो स्लोप हमेशा एडियाबेटिक का ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का कम होगा। तो अगर आपको ग्राफ निकालना है तो आप ग्राफ कैसे निकाल सकते हो, देखो इंडिकेटर डायग्राम पे आपको निकालना है। तो अगर आपको दो प्रोसेसेस दी है, ये एक प्रोसेस दी है आपको और ये एक प्रोसेस दी है, ओके। तो इसमें आइसोथर्मल, और आपको पूछा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होगी और एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी होगी। दो प्रोसेसेस दी आपको, ये वाली एक दी है AB और AC। तो इसमें एडियाबेटिक कौन सी होगी और आइसोथर्मल कौन सी होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर दोनों प्रोसेसेस प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होगी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल और इसको बोलेंगे एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्लोप जो है, ढलान जो है, स्लोप ऑफ दिस AC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AB। सो आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा एडियाबेटिक
एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो भैया अगर हमें एडियाबैटिक इलास्टिसिटी निकालनी है, अभी स्लोप निकाल लिया, इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी या तो फिर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। ओके, माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। तो हमारे पास तो ऑलरेडी ये है डी पी बाई डी वी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बस इस v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वी डी पी बाय डी वी। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गैमा पी। तो ये हो गई आपकी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, और यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था लैप्लास ने प्रोपगेशन ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, उसका जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करने के लिए गैमा पी ये इस्तेमाल किया था। तो आ गया दोस्तों आपको समझ में कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होती है। तो ये ई फाई लेटर से दिखा देंगे, ई फाई से। ओके, चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो वो क्या आएगी? तो स्पेसिफिक हीट सी का फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन हीट अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे एम की जगह पे अगर एन नंबर ऑफ मोल दिए है तो एन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे चेंज इन हीट 0 है तो ये सी की वैल्यू हो गई 0। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 है एडियाबैटिक प्रोसेस की, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करता है ना, हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट 0, बाहर से हीट लेता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे वर्क डन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क डन। तो भाई वर्क डन अगर निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? आपके पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ, यहाँ पे पी डी वी, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी वर्क डन को निकालेंगे। कैसे वर्क डन हमारा निकलेगा दोस्तों? तो देखो यहाँ पे P जो है ना, हमारे पास इक्वेशन है पी वी टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे K बाय वी गैमा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो P है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V के फॉर्म में अगर कर दिया तो हमें इसका इंटीग्रेशन लेना आसान होगा। तो वी आई टू वी एफ और हम लिखेंगे K बाय वी गैमा डी वी। अब K क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर, और ये आएगा वी आई टू वी एफ, और ये जो v टू द पावर गैमा है ये जब ऊपर आएगा तो v टू द पावर माइनस गैमा हो जाएगा, तो माइनस गैमा डी वी आ गया। तो ये है हमारा वर्क डन। इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना होगा। चलो तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। के को एज इट इज लिखते हैं। देखो ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, जिसका फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो वी टू द पावर माइनस गैमा है, उसको इस तरीके से इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया हमने, तो वी टू द पावर माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन। ये गैमा है दोस्तों, आर नहीं है, आर जैसे निकल रहा है लेकिन यू जस्ट कंसिडर हिम। तो यू जस्ट कंसिडर के क्या आएगा अभी यहाँ पे, ये वी आई टू वी एफ। तो के यहाँ पे देखो ये हो गया वी वन माइनस गैमा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि माइनस गैमा प्लस वन है, और ये भी वन माइनस गैमा, ऐसे मैंने लिख दिया। और ये वी आई, ये आएगा वी एफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पे अभी फाइनल जो हमारे जो लिमिट्स है वी आई और वी एफ उसको डाल देते हैं। तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो ये हो गया वी एफ टू दी वन माइनस गैमा। ओके, वन माइनस गैमा को मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, माइनस वी आई वन माइनस गैमा। ओके, अब क्या करता हूँ, के को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो के को अगर मल्टीप्लाई किया तो के वी एफ वन माइनस गैमा माइनस के वी आई वन माइनस गैमा अपॉन वन माइनस गैमा इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू क्या है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि k इज इक्वल टू पी वी टू द पावर गैमा। तो मैंने उसको यहां पे रख दिया पी वी टू द पावर गैमा
ठीक है, ये VF होगा, ये भी VF और ये भी VF। तो मैंने क्या कर लिया, जो K फाइनल के लिए होगा वो मैंने ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि K कांस्टेंट ही है, तो आप कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस क्या आएगा, K की जगह पे फिर से PV⁴ और अब हम ये ले लेते हैं इनिशियल के लिए, और VI 1 - γ। ओके, तो मैंने क्या किया, K की वैल्यू पुटअप की, यहाँ पे PF VF टू दी γ और यहाँ पे PI VI टू दी γ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये PF रखा है, VF टू दी पावर γ और VF टू दी पावर 1 - γ, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में VF, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो γ + 1 - γ, तो γ माइनस γ ये हो गया 0, तो ये हो गया सिर्फ VF टू दी पावर 1, सिर्फ 1 बाकी है, माइनस यहाँ पे PI VI, ये भी बिल्कुल वैसे ही, तो γ और -γ कट होके 0 हो गया, अपॉन 1 - γ। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला। ये वर्क डन किस में है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है। ओके, चलो मैं इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताता है, PV = RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे पुटअप किया तो PF VF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा RTF। अब इसको F नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैसे ही PI VI क्या हो जाएगा, RTI। तो दोनों को वहां पे पुटअप कर दो, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, देखो R कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा TF - TI अपॉन 1 - γ। तो ये हो गया टेम्परेचर के फॉर्म में आपका फॉर्मूला, और ये प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। ओके, तो नोट डाउन कर लो, ये जो वर्क डन था उसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। ओके, तो चलो अभी यहां पे वर्क डन के बाद दोस्तों हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, चेंज इन Q = चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। अब यहां पे ये जो हीट है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 0 है, तो ये अगर 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन हो गया, ये = 0। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं चेंज इन वर्क डन, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी U। ओके, अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो वर्क डन है, वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी, वर्क डन पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव, वर्क डन निगेटिव तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट साइन है, निगेटिव साइन है। ठीक है, अब वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, जब गैस एक्सपांड करता है, तो गैस जब एक्सपांड करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और इंटरनल एनर्जी तब घटेगी, और इंटरनल एनर्जी घटेगी इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा। तो गैस जब एक्सपांड होगा एडियाबेटिकली तो उसका टेम्परेचर घटता है, याद रखो। व्हेन गैस एक्सपांड्स, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब भी आप देखोगे गैस अगर एक्सपांड होती है देन टेम्परेचर फॉल्स, उल्टा। अब इसके अपोजिट ऑल्सो ट्रू है, व्हेन गैस कंप्रेस, तो गैस जब कंप्रेस होगी देन T इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में जब भी गैस एक्सपांड होगी, जैसे कि टायर बर्स्ट हो रहा है तो गैस एक्सपांड हो रही है, बलून फूट रहा है तो वो वहां पे भी गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, फॉल करेगा, इसलिए आपको ठंडा लगेगा, है ना। तो चलो फिर हमारा अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो देखो दोस्तों यहां पे है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है अ गैस इज सडनली कंप्रेस, अ गैस इज सडनली कंप्रेस। तो हमने क्या किया, गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया टू दी 1/4 ऑफ इट्स
इनिशियल वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के 1/4, इनिशियल वॉल्यूम के 1/4 हमने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया। तो कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अभी देखा हमने, जब भी कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। व्हेन द ओरिजिनल टेम्परेचर इज, ओरिजिनल टेम्परेचर कितना दिया आपको, ओरिजिनल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर आप उसको बोलते हो 300 केल्विन, व्हेन गामा इज इक्वल टू 1.5। ये आपको गिवन डेटा है। ओके, और आपको क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर, यानी आप गिवन डेटा लिखेंगे तो T2 माइनस T1 आपको क्या करना है, निकालना है। आपको ओरिजिनल टेम्परेचर यानी T1 दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। ओके, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, तो 300 केल्विन। गामा दिया आपको 1.5, और जो वॉल्यूम है सडनली कंप्रेस हो रही है गैस टू दी 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 V है तो इसका मतलब V2 क्या है, वो V/4 है, तो इनिशियल के 1/4। ओके, तो ये सारा गिवन डेटा आपको दिया है और आपको इंक्रीजिंग निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास T1 है तो आप पहले T2 को निकाल लो, T2 निकल गया तो आपका इनका जो ये है डिफरेंस है वो भी निकल जाएगा, राइज निकल जाएगा। तो T2 निकालने के लिए आप जो इक्वेशन इस्तेमाल करोगे वो कौन सा, तो यहाँ पे V और T वेरिएबल है तो उसका जो इक्वेशन है एडियाबेटिक का वो इस्तेमाल करो। तो क्या है वो है TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये इक्वेशन है, उसमें वैल्यूज रखना है आपको। तो इसका मतलब ये है कि T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब मुझे क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो मैं लिख देता हूं T2 बाई T1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गया, इसको इधर लेके आऊंगा, तो V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1, पावर से मैं बाहर निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाई V2। V1 कितना है, V1 V है, और V2 कितना है, V2 है आपका V/4, तो V/4 टू द पावर गामा कितना है 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये V कट हो गया, 4 ऊपर आया, तो चलो यहाँ पे अभी जगह बची नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो T2 क्या आया, T2 इज इक्वल टू T1 कितना है 300 केल्विन इंटू ये देखो क्या आया, ये V कट हो गया 4 टू द पावर गामा माइनस 1 यानी 0.5, कितना है वो 1.5 माइनस 1 0.5, तो 0.5 का मतलब होता है दोस्तों 1/2, तो ये हो गया 300 इंटू 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 4 का स्क्वायर रूट आता है आपका 2, तो ये हो गया 600 केल्विन। तो सेकंड टेम्परेचर हो गया आपका 600 केल्विन। तो जो राइज इन टेम्परेचर है वो T2 माइनस T1 है यानी 600 माइनस 300, तो ये हो गया 300 केल्विन। चलो डन, तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलो अभी इसमें ही अगर आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो अगर आपको बोला कि वर्क डन भी फाइंड आउट करो भाई इसका, तो वर्क डन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया RTF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा। तो आपके पास राइज इन टेम्परेचर है, बस उसकी वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालो, R की वैल्यू है 8.314। ओके, TF माइनस TI राइज इन टेम्परेचर अभी आपने निकाला 300 अपॉन 1 माइनस गामा कितना है, तो गामा है 1.5 इज इक्वल टू, अभी 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा 0.5, 300 बाई 0.5 600, ठीक है, 300 बाई 0.5 कितना आएगा 600, तो 8.314 इंटू 600 केल्विन। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया, ये 0 6 4 जा 24, कैरी 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, कैरी 1 6 8 जा 48 प्लस 1 49, और कितने डिजिट है, 3 डिजिट के बाद डॉट देंगे तो यहाँ पे, तो ये आया दोस्तों माइनस 4988.4 जूल। ओके, ये होगा आपका वर्क डन। यहाँ पे देखो वर्क डन निगेटिव आया, वर्क डन निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जैसे कि न्यूमेरिकल में हमने देखा था। ठीक है, तो चलो इस न्यूमेरिकल को लिखो फटाफट, लिख लिया।
चलो उसके बाद में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। चलो लिखो इसको फटाफट। ओके चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं दोस्तों। एडियाबेटिक प्रोसेस पे सेकंड जो न्यूमेरिकल है हमारा वो न्यूमेरिकल है इफ एची बलून। अब ये क्या है एची बलून और बर्स्ट। तो बर्स्ट होने से पहले जो टेम्परेचर होगा वो आपको पूछा है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे हमने एक बलून लिया है, ये एक बलून है, ठीक है। इस बलून में जब 32 एटीएम प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर कितना है 32 एटीएम, इतना प्रेशर है। जब इतना प्रेशर हो जाएगा तो ये बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। तो इट विल गेट बर्स्ट। देन जब बर्स्ट हो जाएगा तो इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटीएम, ओके। तो इसको हम P1 बोल देते हैं और इसको P2 बोल देते हैं। तो बाहर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, अंदर का प्रेशर P है, ओके। अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको पूछा है बर्स्ट होने से पहले उसका कितना टेम्परेचर था। बर्स्ट होने के बाद तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही उसका टेम्परेचर होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300। तो T2 जो है वो 300 केल्विन है, और आपको T1 पूछा है, ओके। तो ये गिवन डेटा है आपका, P1 इज इक्वल टू 32 एटीएम, ओके। So this is the given data. We have to use this given data to solve this numerical. Okay. So we have the formula for the adiabatic compression and expansion. What is that formula? It is in the form of pressure and temperature. So we are going to use that formula. That formula is P to the power 1 minus gamma T to the power gamma is equals to constant. So we are going to use this formula. Okay. Let us begin. Now what will happen here, P to the power 1 minus gamma. So P1 and T1 we will take on left hand side the inside variables, and to the right hand side we are going to use the outside variables, okay. So pressure and temperature outside, pressure and temperature inside, that should be equal because it is constant. So that should be equal. So what will happen now, this will come here and will get divided. So P1 to the power 1 minus gamma upon P2 to the power 1 minus gamma is equals to, and this will go here, T2 to the power gamma upon T1 to the power gamma. So taking power combinedly we will get P1 by P2 1 minus gamma power is equals to T2 by T1 to the power gamma. Now dear student, what is the value of this gamma here? What is the value of this gamma? Value of this gamma is given to us. Helium is given. So helium gas is a monoatomic gas, so we can calculate the value of gamma. It is not given, but from given data we can calculate that value of gamma. So gamma is equals to 1 plus 2 by F, where F is the degree of freedom. So we can calculate by this formula. Now degree of freedom for the monoatomic gas is given as F is equals to 3. 3 degrees of freedom is there for the monoatomic gas. So gamma is equals to 1 plus 2 by 3 is equals to 5 by 3. So gamma, we got the value of gamma as a 5 by 3. We can put this value here, okay. Now put all the values, and what we will get, what is the value of P1? P1 is 32 upon P2, value of P2 is 1, and power is 1 minus 5 by 3, okay. So value of gamma is 5 by 3 is equals to, what is the value of T2? It is 300 upon T1, we don't know, to the power 5 by 3, okay. So 32 to the power, this becomes 3 minus 5 minus 2 by 3 is equals to 300 by T1, okay, to the power 5 by 3. Now take a cube of these two,
So taking cube, what we will get? Taking cube, we will get 32 to the power minus 2 is equals to 300 to the power 5. Now take fifth root on both sides. So what we will get? We will get 32 to the power minus 2 by 5 is equals to 300 to the power 1, because we have taken fifth root. So this is divided by 5, this power is divided by 5, and this is also divided by 5. So 5 by 5 becomes 1. Okay, now I can write this 1 by 32 to the power 5. Now we just left this temperature here. Okay, so T1 is also there. So when we will make this positive, this power positive, what will happen? We can write this like this, so that the power becomes positive 300 by T1. So now I can write this like 2 to the power 5 to the power 2 by 5. Okay, so is equals to 300 by T1. Now what will happen? I will just rub this numerical and will write answer there. So I can write this like 2 to the power 5 into power 2 by 5. So this is power of power. So power will get multiplied. So 2 to the power 5 into 2 by 5 is equals to, what will happen? It is 300 by T1. So here 5 gets cancelled, and 1 by 2 square means 4 is equals to 300 by T1. So this T1 goes here and 4 multiplies with 300, and you will get the answer as 1200 Kelvin. So what is the answer? Answer is 1200 Kelvin. So before the burst, the temperature inside the balloon was 1200 Kelvins. Okay, because pressure is so high. Okay, so temperature is so high. So here it's our second numerical, and now we can go for the third numerical. Have you written this? If not, pause the video and just written it down. Then we'll go further. Okay. Okay, let us start next numerical. Okay, what is next numerical? JEE एग्जाम 2003. तो 2003 से ये क्वेश्चन है. क्या दिया आपको? आपको दिया है एक पीटी डायग्राम. तो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर. तो दिस इज द ग्राफ यू हैव बीन सप्लाइड विथ. कौन सा ग्राफ दिया आपको? ACB. ये ग्राफ आपको दिया है, पीटी ग्राफ. और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं. पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका. उसमें आपको कुछ इस तरीके से ये दिया है, फिर ये दिया है, और ये ऐसे दिया है. ठीक है. और आपको दिया है ये ए, ये सी और ये बी. तो ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिया है फर्स्ट. जो सेकंड ग्राफ आपको दिया है बी ऑप्शन में, वो भी ग्राफ कुछ इस तरीके का है. लेकिन यहाँ पे आपको जो दिया है वो दिया है ये ए, ये बी और ये सी दिया है. ओके. तो सेकंड ग्राफ में आपको कुछ उल्टा करके दिया है. यहाँ पे सी की जगह पे बी, बी की जगह पे सी करके दिया है. ओके. ये भी पीवी डायग्राम ही है, पीवी का ग्राफ है. ओके. थर्ड में जो आपको दिया है वो प्रेशर वॉल्यूम, और आपको दिया है ये ऐसे ग्राफ आपको दिया है. यहाँ पे ये फिर से ए है, ये सी है और ये बी है. तो ये सी ऑप्शन है आपका. यहाँ पे भी फोर्थ भी आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का दिया है, और ये डी ग्राफ है आपका. ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पे चेंज क्या है? तो चेंज है, बी की जगह पे सी है और सी की जगह पे बी है. ओके.
तो अब आपको राइट जो ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। पहले देखो, आपको यहां पे जो सप्लाई किया है गिवन डेटा में वो दिया है एसी एडियाबेटिक। आपको एसी एडियाबेटिक इतना दिया है, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ एसी इज इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आपको बताया हुआ है। अब देखो यहां पे ये जो बीसी प्रोसेस है वो कौन सी है, तो वो आइसोबारिक है। ये हमें समझ में आ गया यहां से, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर कांस्टेंट। और जो बीए प्रोसेस है वो कौन सी है, या तो फिर एबी प्रोसेस जिसको बोलेंगे, वो ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है समझ में। तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है। चलो अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं आइसोबारिक। तो देखो भाई यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए ये भी आइसोबारिक है। तो हमारी जो बीसी जो है वो आइसोबारिक होनी चाहिए। तो बीसी आइसोबारिक है, बीसी आइसोबारिक है, ये भी आइसोबारिक, ये भी आइसोबारिक। यानी हमें इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये गिवन डेटा दिया है, कुछ काम का नहीं है। दूसरा, बीए आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल पीवी ग्राफ पे हमेशा कर्व होता है, ठीक है, कर्व होता है। तो आपको चेक करना है कि बी ए कहां पे कर्व है और कहां पे नहीं है। तो बी ए यहां पे कर्व है, यहां पे भी कर्व है, यहां पे कर्व नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहां पे कर्व है तो ये राइट है। तो अभी हमारे पास बचते हैं सिर्फ 3 ऑप्शन। अब आपको देखना है कि एसी एडियाबेटिक कहां पे है। अगर एसी एडियाबेटिक है तो वो चाहे आपका कोई भी ग्राफ हो, पीटी हो, पीवी हो, कोई भी ग्राफ हो, वो हमेशा कर्व ही होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो एडियाबेटिक कर्व होना चाहिए एसी। तो देखो यहां पे कर्व है, यहां पे एसी कर्व नहीं है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, तो 2 ऑप्शन हमें मिल गए। यहां पे जो एसी है वो कर्व है। चलो अब ये इसमें से हम कौन सा चूज करेंगे, दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जो हमने देखी कि जो वर्क डन होता है दोस्तों, वह वर्क डन अगर आपको कंपेयर करना है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का, तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा, किसका वर्क डन ज्यादा होता है। तो याद रखो दोस्तों, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका वर्क डन हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है एडियाबेटिक से। तो हम यहां पे ऐसा ग्राफ चूज करेंगे जिसका वर्क डन ज्यादा हो आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है बीए। तो वर्क डन ड्यूरिंग बीए या तो फिर एबी शुड बी ग्रेटर देन वर्क डन ड्यूरिंग एसी। तो ये कहां पे होगा, तो देखो वर्क डन क्या होता है, तो पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ पे जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही आपका वर्क डन होता है। तो अभी इसकी अगर बात करें तो यहां पे देखो एसी का जो वर्क डन है वो ये होगा, ये एसी का वर्क डन होगा इतना, ठीक है। और एबी का जो वर्क डन होगा ये पूरा इतना होगा। देखो यहां से ये एबी है ना, तो ये पूरा वर्क डन किसका होगा, एबी का। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एबी का वर्क डन एसी से ज्यादा है, यानी यही ग्राफ करेक्ट होना चाहिए। इसको चेक करके देखो, तो इसको जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एबी क्या है, यहाँ पे एबी का जो वर्क डन है वो कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू एसी। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज दिस। तो आ गया दोस्तों समझ में। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आप भी सॉल्व करिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अभी थैंक यू वेरी मच।